तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर डिसोल्यूशन। आज है हमारा डे 9 ऑफ पेपर लीग। जल्दी से जाके अपनी प्रेजेंस लगा दो। और डे 9 में आज हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डे 10 भी अकाउंटेंसी का डिसोल्यूशन के लिए रहने वाला है। डिसोल्यूशन के दो ही तरीकों के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और दोनों तरीकों के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। एक तरीके के क्वेश्चंस आज करेंगे, एक तरीके के क्वेश्चंस कल करेंगे। इस पूरी सीरीज के अंदर हम आपको करवा रहे हैं हर चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने पिछले सालों में पूछे हैं और एज इट इज क्वेश्चंस इस साल भी वो आपसे पूछने वाला है। एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी, बस कुछ फिगर्स बदल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन की फॉर्मेशन वाइज क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं डिसोल्यूशन की। अगर आपको डिसोल्यूशन का कुछ भी नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने दो क्लासेस इसलिए रखी हैं कि डिसोल्यूशन का देखो वेटेज है बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू आता है। यही आता है जनरली हर साल, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक 4 नंबर का आ गया और 2 एमसीक्यूज आ गए। तो बेसिकली 6 से 7 नंबर की वेटेज तो इसकी रहती ही रहती है। तो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे एक एक चीज को और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको साथ के साथ क्लास में करवाता चला जाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नोटबुक पेन उठा लो जल्दी से। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करूं तो दो ही तरीकों के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। एक तो आता है आपसे आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड। ठीक है, बस दो ही तरीकों के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। एमसीक्यूज जो भी होते हैं वो भी इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। आज हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना अगर आपको आ जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं ये क्वेश्चन टाइप करने में। तो रियलाइजेशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट जानेंगे, पहले अच्छे से इसका फॉर्मेट जानेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं, ये नोट्स बहुत अच्छे से आपको लिखने हैं। ठीक है, हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स। जल्दी से हेडिंग डालो और लिखो हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स। जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाना होगा आपको एक बैलेंस शीट दी गई होगी और नीचे कुछ चीजें बताई गई होंगी कि ये चीज इतने की बिकी, ये चीज इतने की बिकी। तो हम सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स। एसेट्स को कहां पे ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है और उसका क्या होने वाला है, सब कुछ आराम से समझते हैं। ठीक है, कुछ एक लाइंस लिखेंगे और आराम से एक एक चीज को देखते चले जाना। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, सभी एसेट्स इनके अलावा, किन के अलावा, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो आपको, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन दिया जा सकता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस दिया हो, कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया हो। इनमें से कोई भी चीज अगर आ जाए तो इनको आप ट्रांसफर नहीं करोगे, बाकी सभी एसेट्स को ट्रांसफर करोगे। तो मैंने क्या कहा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दीज आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहा मैंने, सभी एसेट्स एक्सेप्ट इन 5 के ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ध्यान रखना है, डेबिट साइड में सारी की सारी एसेट्स को आप ट्रांसफर करोगे, इन सब एसेट्स के अलावा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी है, अब आपको सोचना नहीं, चाहे वो गुडविल आ जाए, चाहे वो पेटेंट्स आ जाए, चाहे कॉपीराइट आ जाए, चाहे इन्वेस्टमेंट्स आ जाए, सबको आप ट्रांसफर करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग आ जाए, मशीनरी आ जाए, डेटर्स आ जाए, सब कुछ आप ट्रांसफर करोगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रोस वैल्यू। डेटर्स को बेटा कैसे ट्रांसफर करोगे आप, ग्रोस वैल्यू पे। सपोज आपको बैलेंस शीट में दे रखा है डेटर्स 1 लाख माइनस 10,000 का प्रोविजन इज इक्वल टू 90,000, तो आप 1 लाख के डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। समझ आती है सारी बात। चलो, हमें समझ आया सर एसेट्स को किस तरीके से ट्रांसफर करना है। अगली चीज आती है
हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। इसके बारे में भी हम यही लिखते हैं कि ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड। अगर एसेट्स डेबिट साइड गई है तो लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड जाएंगी। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्ट कुछ चीजों को आप ट्रांसफर नहीं करोगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको अभी जान लेते हैं हम। तो उनमें आपके पास आता है सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस है तो ट्रांसफर नहीं करोगे। आपके पास बैलेंस है अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट का तो ट्रांसफर नहीं करोगे। आपके पास बैलेंस है अगर जनरल रिजर्व का तो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तब भी ट्रांसफर नहीं करोगे। और हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, बस। तो इन सभी आइटम्स को आप ट्रांसफर नहीं करोगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स की। स्पेसिफिक रिजर्व्स का क्या करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली लिखो आप स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व में हमारे पास दो ही एग्जांपल होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना मेरा एक्सपीरियंस है इनके रिलेटेड ट्रीटमेंट आपको पेपर में बहुत रेयर, मतलब एक बार भी लगभग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको आना चाहिए, कहीं क्वेश्चन फंसा ना दे आपको। तो WCR का देखो क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम कब करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टिल एक्सटेंट ऑफ क्लेम इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आराम से लिखो, सुनो मैं क्या कहता हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा आपके पास बैलेंस शीट में 1 लाख का, और नीचे दिया गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 60,000 का। तो आप क्या करोगे, 60,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट की ट्रांसफर कर दोगे। करोगे कहां, लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम्स क्रेडिट साइड पर। समझ आई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करें तो IFR is transferred only if investments are there. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में तभी ट्रांसफर किया जाएगा अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को तुमने रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफर करा है, तभी आप इसको ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड में, अदरवाइज इसको कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं करोगे नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं, लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, ये पूरा चला जाएगा। मान लो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, रिजर्व है 2 लाख का, तो आप इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट साइड में लिख दोगे रियलाइजेशन की, और रिजर्व को क्रेडिट साइड में लिख दोगे रियलाइजेशन अकाउंट की। वही WCR का क्या होता है, अगर 1 लाख का रिजर्व है, 80,000 का क्लेम है, तो 20,000 रुपए 80,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ आई मेरी बात। बाकी सारी लाइबिलिटीज को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, कि साइड करते हो, क्रेडिट साइड करते हो। बस इतने प्यारे से नोट्स बना दो, बन जाएंगे। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा नकली सा फॉर्मेट बनाऊंगा ताकि आपको चीजें याद रह जाए। सारी की सारी एसेट्स डेबिट साइड में ट्रांसफर होंगे, तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सारी की सारी एसेट्स आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हो, आप कर दोगे, और ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अभी हमने लिखा, जल्दी से याद करो पहले, और सारे के सारे अपने आप लिखो यहां पर, ठीक है। इधर क्या ट्रांसफर करोगे, सारी की सारी लाइबिलिटीज बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। फिर से यहां पर भी एक्सेप्ट है आपके पास कि क्या चीजें ट्रांसफर नहीं करनी है। फिर से एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी एक्सेप्शंस मैंने बताई बस यही है आपके लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी और चीज को आपने ध्यान नहीं देना है। ये करा हमने सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब एक बात बताओ, सारी एसेट्स ट्रांसफर इधर हुई तो बिकेंगी यहां पर,
बिकने का मतलब होता है बेटा जी कम होना। अगर एसेट्स डाली यहां तो बिकेगी यहां पर, तो एसेट्स बिकेंगी यहां पर और लाइबिलिटीज पे होंगी यहां पर। बात समझ आई? कभी भी लाइबिलिटी को पे करना हो तो इधर करोगे, एसेट्स को सेल करना हो तो इधर करोगे। एसेट को आप कैसे कैसे बेच सकते हो? देखो एसेट्स को बेचा जा सकता है कैश या बैंक के अगेंस्ट, या आपने कैश बैंक में बेच दिया तो एंट्री कर, तो आप यहां पे लिखोगे बाय कैश बैंक सेल ऑफ एसेट। जो भी एसेट आपने बेची आप उसको यहां पर लिख दोगे क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक में। या फिर क्या होता है कि कोई एसेट को पार्टनर उठाकर ले जाता है, अगर पार्टनर उठाकर ले गया तो उसके लिए आप क्या लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आए मेरी बात? या तो क्या होगा कैश बैंक में चली जाएगी, या क्या होगा पार्टनर लेकर चला जाएगा तो आप इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दोगे। लाइबिलिटी के साथ भी यही हो सकता है कि या तो आप पेमेंट करोगे कैश बैंक से, जैसे कोई लाइबिलिटी पे करी तो आप यहां लिखोगे टू कैश बैंक अकाउंट, या फिर कोई पार्टनर पे कर देगा तो आप पार्टनर के यहां पर लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? लॉजिक देखो सर, पार्टनर्स कैपिटल को जब पार्टनर उठाकर ले गया आपकी एसेट तो आपका फर्ज बनता है पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना, तो हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हमने इस रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखा। अगर कोई पार्टनर मेरी लायबिलिटी पे कर देगा तो फर्म का फर्ज बनता है कि वो पार्टनर को पे करे। पार्टनर को जब पे करोगे तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करोगे, तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करोगे, तो एंट्री बननी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसीलिए रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज अगर अच्छे से समझ नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एंट्रीज की क्लास कल होगी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज समझाऊंगा, करवाऊंगा और आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज का काम है रियलाइजेशन अकाउंट सीखना। तो हमें अभी बेसिक बेसिक समझ आया, बेसिक क्या काफी हद तक हमने सब कुछ सीख लिया कि भैया सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन के ट्रांसफर में जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हमें पता है। सारी की सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस है हमें पता है। जब भी लाइबिलिटी को बेचोगे तो इधर बेचोगे, बेचोगे क्या पे करोगे तो कैश या बैंक से, तो कैश बैंक, पार्टनर ने दे दिया तो पार्टनर्स कैपिटल। एसेट को जब भी बेचोगे तो कैश या बैंक में बेचोगे, या फिर पार्टनर की कैपिटल में आप पार्टनर से ले लोगे पैसे तो पार्टनर का कैपिटल दोगे। ठीक है? अगर लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट सेटलमेंट हो जाए तब आप क्या करोगे? कोई एंट्री पास नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बोलता है कि क्रेडिटर से 50,000 के वो फर्नीचर लेकर चले गए 70,000 वाला फुल सेटलमेंट में, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप शांत हो जाओगे। ठीक है? आप कुछ एंट्री नहीं करोगे जब भी लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट सेटल होगी। ये बात समझ आई? ठीक है? यहां तक कोई भी इशू है तो आप मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट्स ले लो। दो बातें और बतानी, जब क्वेश्चन आएंगे तभी समझाऊंगा, अभी नहीं समझाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है? अभी हमने क्या सीखा कि एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है, हमने क्या सीखा लाइबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करना है, हमने सीखा रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट कैसा है। अब करें क्वेश्चन। चलो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के दो सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर सीबीएसई ने जो एग्जाम में पूछे हैं। कहता अभय, विक्रम एंड क्रिस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2023। इन्होंने डिसॉल्व करने की ठान ली। द फर्म की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से थी और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। ठीक है? आपको जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखना कितनी जल्दी हम कवर करेंगे। सबसे आसानी से 6 नंबर वाला क्वेश्चन यही हो पाता है। मेरे साथ साथ बनाओ फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, ये हुई मेरी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है? बना लिया हमने। अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, कुछ एक को छोड़ के जो मेरे दिमाग में है। एसेट साइड उठाएंगे, एसेट्स देखो ये ट्रांसफर करने के भी आपके पास आधे से एक नंबर होगा, एक नंबर होगा सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर करने का। प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर कर देते हैं, आप लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का है टू प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास? 80,000 का। 80,000 टू फर्नीचर, टू मोटर कार,
टू स्टॉक, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे सारी, टू डेटर्स, डेटर्स को ग्रोस वैल्यू पे करते हो और प्रोविजन दे ही नहीं रखा तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आता है कैश एट बैंक, मैंने वो कहा था कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होंगे तो कैश एट बैंक को नहीं करोगे, बात ही खत्म। देखो लॉजिक ये होता है कि रियलाइजेशन में आपका काम होता है सब कुछ बेचना और कैश में कन्वर्ट करना, जो चीज है ही कैश तो उसको क्या ही बेचोगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो कि सारी एसेट्स को बेच दो और सारी लाइबिलिटीज को पे कर दो, तो कैश को तो क्या ही रियलाइज होगा, है ना। चलो ट्रांसफर करें, फर्नीचर 45,000, मोटर कार 1,25,000, स्टॉक 30,000, डेटर 70,000। सॉर्टेड है बेटा जी, बताओ। चलो अब देखते हैं हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आप कैपिटल ट्रांसफर नहीं करते हो, बाकी सब करते हो। क्रेडिटर्स ही दिख रहे हैं, ये हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया बाय क्रेडिटर्स 1,20,000। ये हमने क्या करा, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, ये कहानी खत्म ट्रांसफर करने वाली। अब इनको बेचना है, अब इनको बेचते हैं, देखो बिकेंगे कैसे, एक एक करके इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। पहली चीज कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी, देखो बेचने के समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज, जिस रेट पे बोले उस रेट पे बेच दो, आपको फर्क नहीं पड़ता कोई चीज कितने की थी। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन ने जो कहा कि ये चीज इतने की बिकी या इस बंदे को इतना पे करो, सपोज क्वेश्चन कहते हैं कि 1 लाख के क्रेडिटर थे, हमने 5 लाख दे दिए, आप मानो 5 लाख दे दिए। क्वेश्चन कहते हैं कि कोई 10 लाख की एसेट थी वो 50 लाख की बिक गई, आपको 50 लाख की बिक गई, समझे। आपको फर्क नहीं पड़ता वो चीज थी कितने की, पहली चीज ये दिमाग में डाल दो, वो चीज कितने की थी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने में बिकी आप उसको उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रियलाइजेशन कर रहे हो आप, बिजनेस खत्म कर रहे हो, जो चीज जितने की बिकेगी वही आपके लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय अभय एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 75,000। प्लांट एंड मशीनरी ले गया कौन, अभय। अभय कौन होगा, पार्टनर है, पार्टनर ले जाता है तो आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज करोगे, है ना। 75,000 में ले गया, एसेट कोई भी बिकेगी, एसेट कोई भी बिकेगी तो इधर बिकेगी, तो इस साइड आप क्या लिखोगे, बाय अभेस, पार्टनर ले गया तो पार्टनर की कैपिटल, सिंपल है। अभेस कैपिटल अकाउंट जिस रेट में ले गया वो रेट, आपको नहीं फर्क पड़ता ये प्लांट एंड मशीनरी था कितने का, था 80,000 का चाहे था 1 लाख का, अपने को फर्क नहीं। जैसे जो भी एसेट का ट्रीटमेंट हो जाए आप उस एसेट को ना हल्का सा निशान लगा देना कि इसका काम हो चुका है, ठीक है, पेंसिल से लगा देना चाहिए, आपको याद रह जाए कि इसका काम हो चुका है। अगला देखो, फर्नीचर रियलाइज 40,000, जब सिर्फ इतना लिखो फर्नीचर रियलाइज 40,000 तो इसका मतलब वो आपने कैश या बैंक में बेचा है, तो फर्नीचर को बेचा आपने 40,000 का, आप इधर लिखोगे सारी एसेट्स इधर बिकेंगी, आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट या आप लिखोगे बैंक अकाउंट, वट एवर यू विश आप लिख सकते हो। कोशिश करना कि यहाँ पे कैश एट बैंक है तो आप बैंक लिखो, यहाँ पे बैंक का यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत नहीं है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम में दोनों चीजें लिख कर देता है। चलो अपन कैश ही लिख देते हैं, बाय कैश अकाउंट 40,000, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में दोनों चीजें लिखी होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्नीचर हो गया रियलाइज, फर्नीचर के आगे छोटा सा टिक लगा दो कि आप भी हो गए हो। अगली चीज देखो, मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय विक्रम फॉर 1,30,000, विक्रम कौन है, पार्टनर है, पार्टनर लेकर चला गया तो आप यहां पर एसेट को जब बेचोगे इधर बेचोगे, और पार्टनर ले गया तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय विक्रम्स कैपिटल अकाउंट ₹1,30,000। क्लियर है, मोटर कार बिक गई, मोटर कार के आगे छोटा सा टिक लगा दो, यहां भी टिक कर दो कि मोटर कार का काम हो गया। अगला देखो, डेटर्स रियलाइज्ड 10% लेस, डेटर जितने भी थे 10% कम पे रियलाइज हुए, डेटर्स थे कितने के मेरे पास, 70,000 के थे, 10% कम पे रियलाइज हुए तो 70,000 का 10% कितना होता है, 7,000, तो मतलब 63,000 पे रियलाइज हुए, आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट 70,000। एग्जामिनर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि ये डेटर्स का पैसा है, एग्जामिनर को ज्यादा दिक्कत ना हो ढूंढने में, यहां पे भी लिख सकते हो कि ये फर्नीचर का पैसा है, ठीक है, डेटर्स का काम भी हो गया, डेटर्स को भी टिक कर दो। अगला कहते हैं कि 10% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय क्रिस, 10% स्टॉक ले गया क्रिस फॉर 4500, देखा फिर से कहते हैं कि 10% ऑफ स्टॉक कौन ले गया, 4500 को क्रिस, एंड रिमेनिंग स्टॉक आपने 30,000 का बेच दिया। अब आपको टोटल देखना है कि भैया पैसा कितना है, आपको नहीं देखना कि कितने वाला था, तो ये 10% सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आपको पता है कि क्रिस से आपने 4500 लेने हैं
और 30,000 आपके पास कैश आ गया, तो आप स्टॉक को इधर बेचोगे, आप लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4500 और बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक आपने बेचा है कितने का है 30,000। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ही मुश्किल है ये बात, मैं क्या ही नहीं। अब 10%, अब आप क्या करो कि सर स्टॉक कितने का था, सर स्टॉक 10% निकालते 3,000 वाला 4500 मिलेगा, अरे फर्क ही नहीं पड़ता कितने का था। तो वाई विल आई कैलकुलेट 10%, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे देखना है कि कितने की बिकी चीज, वो दे रखे हैं दोनों अमाउंट हमारे लिए शांति, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने लिख दिया। ठीक है, अगला कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब भी आए रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, देखो अगली क्लास में हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में आता है कि पे कर दिए, या ऐसे रहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड बाय पार्टनर। यहां पर है कि खुद ने पे कर दिया, तो मतलब आप रियलाइजेशन के डेबिट में, देखो रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम गेन। ये एक्सपेंस है, खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट करते हो आप, डेबिट कर दो, ये सारे पैसे आ रहे थे तो आपने क्रेडिट करा, ये खर्चा है आपका 5,000, आप इधर कर दोगे टू कैश अकाउंट कितना 5,000। स्टॉक अपना हो गया ना, स्टॉक को भी टिक कर देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? मैंने क्या करा, मैंने सारी की सारी एसेट्स को कुछ एक्सेप्शंस को रखते हुए ट्रांसफर करा, सारी की सारी लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करा जो मेरे एक्सेप्शंस है उनको ध्यान में रखते हुए। फिर जैसे जैसे उसने बोला कि सारी एसेट्स को मैंने इधर बेचा और लाइबिलिटीज को पे करना होता तो मैं इधर पे करता, खर्चा आया, खर्चा मैंने रियलाइजेशन का यहाँ पे कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब ये सब कर लो आप, पहला काम क्या है आपका बेटा कि आपने बैलेंस शीट को खाली कर लिया, बैलेंस शीट को सारा काम कर दिया। दूसरा काम क्या है, ये सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जहां पर उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपका चेक रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या करना है आपको, चेक करनी है, प्लीज इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो अपने नोट्स में, चेक रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बाकी की एसेट्स और बाकी की लाइबिलिटीज को चेक करो कि कुछ रह तो नहीं गया जो बिका नहीं। एसेट्स को देखो, सारी की सारी एसेट्स बिक गई, मेरा टिक हुआ है। लाइबिलिटीज को देखो, क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है, नहीं हुई। तो आपको करना क्या है, फिर आपको क्या करना है, मैं यहां पर लिखता हूं, इफ एनी एसेट इज नॉट रियलाइज्ड, तब आपको क्या करना है, टेंजिबल एसेट है अगर तो, टेंजिबल एसेट है अगर तो उसको आपने फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देना है, और इनटेंजिबल एसेट है अगर तो, इनटेंजिबल एसेट है अगर तो जीरो वैल्यू पे रियलाइज कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इन इंफॉर्मेशन में मुझे ना बताया गया होता कि स्टॉक कितने का बिका, तो मैं अपने आप से लिखता कि बाय कैश अकाउंट 30,000, समझे, फुल वैल्यू कि जितनी उसकी वैल्यू उतने पे बिक गया। सपोज मोटर कार के बारे में कुछ ना बताया होता तो मैं यहाँ पे लिखता बाय कैश 1,25,000, जितनी वैल्यू है उसी पे बेचा हुआ मान लेता। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दे दी तो उस हिसाब से चलना है, अदरवाइज टेंशन नहीं लेनी। कोई इंटेंजिबल एसेट होती, सपोज गुडविल होती, यहां पर गुडविल होता, इसके अंदर गुडविल होता, मैं यहाँ गुडविल लिखता और फिर मैं कहता कि गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कहता बिकी ही नहीं, फिर मैं उसको कुछ ना करता। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट के लिए आपको क्या बोलना है कि अगर इंटेंजिबल एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको मान के चलना है कि वो जीरो पे बिकी है। क्लियर है? लाइबिलिटीज के लिए रूल बिल्कुल आसान है, लाइबिलिटीज के लिए रूल बिल्कुल आसान है। हम कहते हैं कि इफ इन्फो अबाउट लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, नहीं बता रखा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, तो पे फुल अमाउंट। तो आपका फर्ज बनता है कि आप क्या करोगे, पे फुल अमाउंट, आपको पूरे का पूरा अमाउंट पे करके आ जाना है। समझ आई मेरी बात? तो अब मेरे को जैसे कि यहां पर एक लाइबिलिटी दैट इज माय क्रेडिटर्स, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरी पेमेंट कर दूंगा। कितनी है, 1,20,000,
इधर से पे करूंगा तो लिखूंगा टू कैश अकाउंट 1,20,000। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से आपको करना है। क्या ये पूरा हो गया? अरे बैलेंसिंग फिगर आता है, कोई भी अकाउंट बनाओ तो हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आता है, पर वो होता क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। चलो जी जल्दी से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, टोटल करके देखते हैं। 80,000, 45,000, 1,25,000, 30,000, 70,000, 5,000, 1,20,000, 4,75,000 बनाइए। इधर देखते हैं, 1,20,000, 75,000, 40,000, 1,30,000, 70। अरे डेटर 63,000 के हुए थे ना, 10% का डिस्काउंट था। अरे 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 शायद लिखते हुए गलती कर दी है, मैंने बताया तुम्हें 63,000 ही था जहां तक मुझे याद है भाई। 63 बताया ना मैंने तुम्हें, है ना? 63 ही बताया था, 63,000। जब दोबारा कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आपने ढंग से करा होगा तो। ठीक है, 63,000। अरे भैया हटाओ, 63,000 प्लस 4,500 प्लस 30,000 कितना आया? 4,62,500। 4,62,500 तो सर ये ज्यादा है, ये लिख दोगे 4,75,000, ये भी लिख दोगे 4,75,000। समझे? ये 462.5 है तो आप इसमें से 4,75,000 में से 4,62,500 माइनस करोगे तो 12,500। तो इधर बैलेंसिंग फिगर आया आपके पास कितना? 12,500। मुझे ये बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है? एक बात बताओ, ये सारे पैसे आए, ये पैसे लगे ज्यादा है आय से, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। इसको आप क्या बोलोगे? बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करोगे? पुराने पार्टनर्स को। कौन है? एबीसी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। किस रेशो में करोगे? पुरानी रेशो। पुरानी रेशो क्या है बेटा? इनकी इक्वल है, इक्वल है। 12,500 को 3 हिस्से करो, 12,500 को 3 हिस्से करोगे तो आएगा 4,166। तो 4,166, 4,167, 4,167 है ना, तभी 7,7,6 पूरा जीरो बनेगा। तो 1 रुपए इसको कम मिल जाएगा, इनको 2 का ज्यादा लॉस मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? सो दिस इज हाउ आप क्या करने वाले हो, पूरे का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाले हो। ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले सारी एसेट्स लाइबिलिटीज को लिखना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? सारी की सारी एसेट्स लाइबिलिटीज को रियलाइज करना है एज पर द गिवन थिंग। तीसरा काम क्या करना है? चेक करना है कि कोई एसेट या लाइबिलिटी बची तो नहीं है। अगर बची है और एसेट टेंजिबल है तो पूरे रेट पे बिक जाएगी, अदरवाइज जीरो। लाइबिलिटी पूरे के पूरे रेट पे आप उसको पे कर दोगे। ये सब करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? जल्दी बताइए, जल्दी से अगर क्लियर है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल के कि क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन करें। चलो एक और नाइस क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोनों सीबीएसई के, कभी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, कभी थोड़ा आसान क्वेश्चन, किसी सेट में मुश्किल किसी सेट में आसान आता है। ये कहता है मधुर एंड नीरज वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। ये थी हमारे पास बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज और एसेट्स दे रखी है आपको। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, फर्म डिसॉल्व हो जाती है एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, नीचे वाली ट्रांजैक्शंस होती है। कहते हैं कि मशीनरी टू जो भी है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे इस बात से मतलब है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जैसे ही उसने बोला रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जल्दी से नोटबुक पेन पे बनाओ, जल्दी से बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, सबसे पहला काम, सारी के सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे आप। तो एसेट साइड को ट्रांसफर करते हैं, मशीनरी है ट्रांसफर हो जाएगी टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट,
आगे क्या है, डेटर्स स्टॉक, दोनों होंगे, डेटर्स स्टॉक। कैश नहीं होता है ट्रांसफर, पता है हमें, 7 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 2 लाख, सॉर्टेड है। लाइबिलिटीज में देखें, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, तो उनको ट्रांसफर कर देते हैं बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने हैं, 6 लाख के, बिल्स पेबल कितने के हैं, 2 लाख के। ठीक है बेटा, ट्रांसफर करें हमने, एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटीज भी कर दी, पहला काम डन हुआ। दूसरा काम, एज पर द इंफॉर्मेशन चीजों को बेच दो। इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। सबसे पहले कहते हैं मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कहते हैं मशीनरी को कौन उठा के ले गए, क्रेडिटर्स, फुल सेटलमेंट में। मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कोई एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाए या लाइबिलिटी एसेट के अगेंस्ट सेटल हो जाए तो कोई एंट्री पास नहीं होती है, तो हम मशीनरी और क्रेडिटर्स के लिए कुछ भी पास नहीं करने वाले हैं। इसको टिक कर दो कि आप भी बिक चुके हो, आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब आप सोचोगे सर 6 लाख वाले को 7 लाख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट का इससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है ऐसे प्रॉफिट लॉसेस को, उसको समझ आ जाते हैं, अंदर अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका कोई भी ट्रीटमेंट हमने नहीं करना है। अगला देखो, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय नीरज एट 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कौन लेकर चला गया, नीरज लेकर चला गया। कितने में लेकर चला गया, 5 लाख। एसेट है, इधर बिकेगी, क्या लिखोगे, बाय नीरज ले गया, तो नीरज कैपिटल अकाउंट। कितने में लेकर गया, 5 लाख में, तो आप 5 लाख लिख दोगे। ठीक है जी, डन है। वन ऑफ द डेटर्स ऑफ रुपीज 1 लाख वॉज अनट्रेसेबल। कहते उसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब वो नहीं देगा पैसे। रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज एट 10% लेस। बाकी सबने 10% से कम, 10% लेस पे हमारे रियलाइज हुए। डेटर्स है कितने, डेटर्स है मेरे पास 11 लाख के, है ना, डेटर्स है मेरे पास 11 लाख के। 1 लाख तो ट्रेस ही नहीं हो रहे, बच्चे कितने, 10 लाख। 10 लाख वाले कितने में रियलाइज हुए, 10% कम में, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो मतलब कितने पे रियलाइज हुए, 9 लाख में। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डिटेल दे दोगे कि ये डेटर्स का पैसा है और कितना है, 9 लाख। कैसे आया, 11 लाख में से 1 लाख को ट्रेस नहीं कर सके तो मतलब डूब गए, बचे 10, 10 में से 10% डिस्काउंट पे हमारे रियलाइज हो गए, तो हमने कहा 9 लाख पे रियलाइज हो गए। ठीक है, ठीक है, वीडियो चल रही है ना, हाँ। आगे देखो, आगे देखो, डेटर्स हो गए, इनको यहाँ पे टिक करते चलो जाओ, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, डेटर्स भी हो गए। अगला कहता है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय मधुर एट 50% डिस्काउंट। स्टॉक मधुर उठाकर ले गया 50% के डिस्काउंट पे। स्टॉक है कितना, 2 लाख। 2 लाख का 50% कितना होता है, आधा, मतलब 1 लाख। तो मधुर स्टॉक ले गया कितने में, 1 लाख के डिस्काउंट पे। 2 लाख का था, 1 लाख का डिस्काउंट हटा दो, कितना आएगा, 1 लाख। तो मधुर कितने पे ले गया, स्टॉक 1 लाख मधुर ले गया, तो मधुर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक 1 लाख। सॉर्टेड है कहानी। चलो, अगला कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1 लाख वर पेड बाय मधुर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1 लाख, सिर्फ ये था। तो मैंने आपको कहा था कि डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक अकाउंट 1 लाख। लेकिन अगर कोई पार्टनर पे कर दे तो पार्टनर को पे कर दो। ये मधुर ने पे कर दिए, तो फर्म क्या करेगी, मधुर को पेमेंट करेगी। तो मधुर को पेमेंट करने के लिए मधुर के कैपिटल अकाउंट का यूज करोगे, टू मधुर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बात समझ में आई। पिछले के अगर यहां पर मधुर का नाम ना होता, सिर्फ ये होता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1 लाख, तो मैं क्या लिखता, टू बैंक अकाउंट 1 लाख। लेकिन मधुर का नाम आ गया, किसी भी पार्टनर का नाम आ गया, तो आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज कर लोगे। ठीक है जी, ये भी हो गया, स्टॉक भी रियलाइज हो चुका है। स्टेप 1 क्या था, एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। स्टेप 2 क्या था, सारी की सारी चीजों को खरीदना बेचना। खरीदना तो है ही नहीं, बेचना बेचना, है ना। तीसरा स्टेप क्या है, जो एसेट लायबिलिटीज बच गई उनको देखो। कुछ बचा क्या एसेट से, सर कुछ नहीं बचा। लायबिलिटी में कुछ बचा क्या, सर बिल्स पेबल बच गए। तो क्या करोगे, लायबिलिटी जो भी बचती है उसको क्या करते हो, पे कर देते हो। तो इसको आप पेमेंट कर दोगे, क्या लिखोगे, टू
बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स पेबल थे, कितने के हैं? 2 लाख के। तो आप इनको क्या करोगे? 2 लाख पे कर दोगे, खत्म। चलो टोटल करें, टोटल करते हैं। टोटल आ रहे हैं मेरे पास 7 लाख 4 11 22 11 11 22 24 25 26 27। तो ये आया बेटा मेरे पास 27 लाख। ये देखते हैं, 6 और 2 8 5 13 और 9 22 और 1 23। ये 23 लाख है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये 27 लाख है और ये क्या है? 23 लाख है। तो हम लिखेंगे ये हुआ हमारा 27 1 2 3 4 5, 27 1 2 3 4 5। तो मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में भी लॉस हुआ कि खर्चे ज्यादा हैं, कम है। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। किस किस को ट्रांसफर करोगे? पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में? पुरानी रेशो में, मधुर और नीरज को। तो मधुर्स कैपिटल, नीरज कैपिटल। टोटल कितना ट्रांसफर करना है? यहां 23 लाख बना था, तो 4 लाख ट्रांसफर करोगे। किस रेशो में करोगे? 3:2। 3:2 का मतलब होता है 5 हिस्से। 4 लाख के 5 हिस्से 80,000 का एक। 8 इंटू 3 24, तो 2,40,000 मधुर को। 8 इंटू 2 16, 1,60,000 एन कौन है भाई? नीरज को। ठीक है, ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब जल्दी से बताओ 6 नंबर स्कोर करोगे कि नहीं करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स स्कोर कर लोगे? चलो बेटा आ जाओ। अब देखते हैं इसके कुछ एक एमसीक्यूज जो बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट होते हैं। बहुत छोटे छोटे से एमसीक्यूज है। पहला कहता है, आव्या, मितांश एंड प्रवीण वर पार्टनर शेयरिंग इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2023 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। क्रेडिटर्स टू कवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 50,000 एट 45,000। क्रेडिटर्स थे 50,000 के, फर्नीचर ले गए 45,000 का इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000। देखो देखो 3 फिगर्स है, ध्यान से समझते हैं। कहते हैं क्रेडिटर्स टू कवर फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000, लेकिन किस रेट में लेकर गए? 45,000 में। आपको फर्क पड़ता है कि किस रेट में लेकर गए? 45,000 में ले। इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000। उनको लेने कितने थे फर्म से? 60,000। उन्होंने फर्नीचर लिया कितने में? 45 में। तो कितना बचा? 15,000। समझो कि आपने कहा सर मैंने आपसे 60,000 लेने, आप मेरा फर्नीचर उठा के लेके कहते सर ये 45,000 का ये काट दूंगा, बाकी दे देना। चाहे इसकी वैल्यू 50 थी, चाहे 1 लाख थी। ठीक है, तो बेसिकली अब कहता है बैलेंस अमाउंट उसको चेक से देना, तो चेक कितना दोगे? 15,000। बाकी बचे कितने? 15। 60 लेने थे, 45 का फर्नीचर कट गया, 15,000 और दे दो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द टोटल एसेट्स वर 6 लाख। टोटल एसेट्स थी 6 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज थी 2,40,000। ठीक है, एसेट्स रियलाइज 7,20,000। एसेट बिकी 7,20,000 में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 8,000 के। प्रॉफिट लॉस बताओ क्या हुआ? दो तरीके हैं, एक तो क्या करो छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना दो जल्दी जल्दी। एसेट्स हैं 6 लाख की, यहां ट्रांसफर करो। लाइबिलिटी है 240 की, यहां ट्रांसफर करो। नहीं समझे? एसेट्स बिकी 7,20,000 की, तो इधर बिकती हैं, तो 7,20,000 की बिक गई। सर उसके बाद कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 8,000 के, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इधर पेमेंट की जाती है 8,000। लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब पूरे रेट पे बिक गई होंगी, 2,40,000 पे बिक गई होंगी। अब क्या करो, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाए उसको आप प्रॉफिट लॉस बोल दो। करके देखें, ये कितना आया? 7 और 2 9, 9,60,000 आया। ये कितना आया? 6 और 2 8, 8,40,000, 8,48,000। ये साइड ज्यादा है इससे। कितनी ज्यादा है? 960 में से 848 घटाओगे तो 1,12,000 आएगा। ये रिसिप्ट होता है क्रेडिट। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम एंड गेन्स, मतलब इनकम गेन ज्यादा है इससे। तो ये क्या हुआ बेटा आपका? 1,12,000 का क्या आया? गेन आया। 1,12,000 का क्या आया? गेन आया, प्रॉफिट आया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका सिंपल भी है। सुनो, अब ये करने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम ना, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि सर एसेट थी 6 लाख की, बिकी कितने की? 7,20,000 की। तो एसेट से प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20। हाँ के ना? आउटसाइड लाइबिलिटी थी 2,40,000, बताया नहीं कितने की बिकी, तो उतने की बिक गई होंगी। सॉरी, उतना ही पे कर दिया होगा, तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। कोई चीज 2,40 की थी, 2,40 ही पे कर दी, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं।
रियलाइजेशन एक्सपेंस लग गए 8,000, तो ये 8,000 का नया खर्चा आ गया। 1,20 में से 8,000 हटा, कितना आया? कितना आया? 1,12,000 आया कि नहीं आया? ये क्या है? आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? आपका नेट प्रॉफिट हुआ। समझ आई बात? अगला सवाल देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म देयर वर डेटर्स ऑफ 34,000, डेटर्स ऑफ 1,000 बिकेम बैड, 1,000 के बैड हो गए, बचे कितने के? 33,000 के, एंड 60% वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स। सर 33,000 के डेटर्स बचे, इनका 60% रियलाइज हुआ, जितना रियलाइज हो उतना ही चाहिए होता है आपको। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट फॉर द ऑन द रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स? डेटर्स रियलाइज हुए तो पैसा आएगा बैंक में, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट में आप लिखते हो, है ना? कोई भी यहाँ एसेट्स ट्रांसफर हुई, यहाँ लाइबिलिटीज एसेट्स यहाँ बिकी, तो मतलब आप रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखते हो बैंक अकाउंट। जब भी डेटर्स पे करेंगे तो आप क्या करोगे? डेबिट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो आप बैंक या कैश दे रखा है, बस अमाउंट निकालो ही मत, क्योंकि एक ही कैश का है, तो इसका 60% निकालने की जरूरत तक नहीं है आपको। ठीक है, निकालना ही नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होगा हमें पता है, और चाहो तो चेक कर लो 60% ऑफ 33,000 यही आ रहा होगा। क्लियर है? अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो क्या है? शान टू पावर फर्नीचर। एक काम करते हैं, ये क्या है? लोन का है क्या? अच्छा, होमवर्क नहीं कर सकते आप, सुन लो होमवर्क। मैं सोचा था होमवर्क में कहते वेन शान एंड ब्रियान वर पार्टनर्स इन द फर्म, शान हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, शान ने 1 लाख का लोन दे रखा था। ऑन 31 मार्च 2024 द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म की डिसॉल्व हो गया। आफ्टर ट्रांसफरिंग वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, सब कर करा के शान टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 90,000, 90,000 का फर्नीचर उठाकर ले गया। इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, कि उसने जो लोन लेना था उसकी पार्ट सेटलमेंट में, लोन कितना था बेटा इसका? 1 लाख का था सर, 90,000 का फर्नीचर उठा के ले गया, तो मतलब बचा कितना? 10,000। फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, शान का लोन, शान लोन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कहता बैंक क्रेडिट मतलब बैंक से कितने पैसे देने पड़ेंगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट कब होता है? जब कम होता है, तो आप उसको बैंक को क्रेडिट करोगे तभी तो पे करोगे, तो आप कितने पैसे दोगे? अरे अरे सर 1 लाख लेने थे सर, 90,000 के तो एसेट ले गया, तो 10,000 ही बचे, 10,000 आप दे दोगे। ऑप्शन नंबर डी। बाकी दोनों टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास जब मैं करवा दूंगा उसके बाद ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि वो क्लास इसी चीज की है कि एंट्रीज कैसे होती हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करना होता है, अगली क्लास इसी चीज की रहने वाली है। तो आई थिंक वी आर एट एंड। हाँ जी बिल्कुल, वी आर एट द एंड ऑफ द क्लास। आज हमने बहुत अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अच्छे से समझ आया या नहीं आया। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो मैं एक और क्वेश्चन भी करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेटा 6 मार्कर मिलने हैं और आई वांट कि आपको वो 6 नंबर मिल जाए, चाहे मुझे एक और लेक्चर शूट करना पड़े, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। शेड्यूल के हिसाब से क्या है अगले दिन का? अगले दिन में हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन का पार्ट 2, जहां पर हम एंट्री बेस्ड, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत अच्छे से उनको समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नीचे जाके डन लिख कर चले जाना कि डन डे 9, मिलते हैं डे 10 पे।